हेलो, मैं फरजान, आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी। और हमारे पास चल रही थी क्लास 10th के लिए लाइट चैप्टर, जो कि हमने कुछ उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्लास 10th फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर है ये बच्चों के लिए। दूसरी एक ज़रूरी बात, हमने क्लास में भी इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया है, तो हम कुछ इसके बेहतरीन से क्वेश्चन देखेंगे जिससे हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं बढ़िया करके एकदम सब रिवाइज हो जाएंगे। तो जल्दी से हम अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ये आपसे पूछ रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कवर किसने किया। अब जब इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कवर करने की बात आती है तो हमारे पास देखिए कुछ नाम आते हैं जो बहुत ही ज़रूरी नाम है। हमारे पास एक पहला नाम आता है, हमारे पास पहला नाम आता है थेल्स का। कुछ नाम जो आपको पता चलते हैं कि चार्ज से ये नाम जुड़े हुए हैं। दूसरा नाम आता है हमारे पास विलियम गिलबर्ट। एक नाम आता है थेल्स का और एक नाम आता है विलियम गिलबर्ट का। और एक नाम हमारे पास आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है। अब चार्ज को डिस्कवर करने की बात हो रही, किसी पर्टिकुलर चार्ज की बात नहीं हो रही। पहली बात जो आप सोचे जे थॉमसन हो सकता है या रदरफोर्ड हो सकता है या कुछ ऐसे नाम हो सकते हैं। यहाँ पर मेन चार्ज की डिस्कवरी की बात हो रही है। तो चार्ज की डिस्कवरी की अगर बात करें तो हमारे पास देखिए जो थेल्स हैं, इन्होंने चार्ज को डिस्कवर नहीं किया है। इन्होंने चार्ज से फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले ऑब्जर्व की है। और कब ऑब्जर्व की है? 600 BC में इन्होंने चार्ज से फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की है। तो यहाँ पर चार्ज को डिस्कवर नहीं किया गया है। और किससे की है? एक रेजिन है एम्बर को कैट फर के साथ रब करके इन्होंने ऐसा किया है कि जब एम्बर को कैट फर के साथ रब करेंगे तो वहां पर जो है चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, चार्ज जनरेट हो जाएगा। चार्ज को डिस्कवर नहीं किया वो, सिर्फ फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन विलियम गिलबर्ट ने उसको नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने फिनोमेना ऑब्जर्व किया था। विलियम गिलबर्ट ने 16th सेंचुरी की बात करें अगर, तो 16th सेंचुरी में विलियम गिलबर्ट ने उस टर्म को, उस फिनोमेना को नाम दिया कि भाई वो इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अगर बात करें चार्ज की डिस्कवरी की तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज की डिस्कवरी करी है। साथ ही साथ बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को पोलैरिटी वाइज डिवाइड किया है कि चार्ज दो टाइप का रहता है, पॉजिटिव रहता है और नेगेटिव रहता है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं डिस्कवरी के बेसिस पर, उसमें थेल्स, विलियम गिलबर्ट पीछे रहते हैं। और डिस्कवरी का जो मेन क्रेडिट है वो किसको जाएगा? वो जाएगा आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन को, डिस्कवरी के साथ साथ चार्ज को पोलैरिटी वाइज डिवाइड करने का भी। चार्ज के बारे में हमारे पास एक नाम और बहुत जरूरी सा आता है, वो नाम आता है हमारे पास कूलाम्ब का। किसका आता है? तो कूलाम्ब जो है, इन्होंने चार्ज को डिस्कवर नहीं किया है। हालांकि चार्ज की एसआई यूनिट कूलॉम ही है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलॉम। लेकिन कूलॉम ने चार्ज को डिस्कवर नहीं किया है। इन्होंने क्या बताया, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन बोले कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव या निगेटिव और निगेटिव। बोले सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, जैसे कि पॉजिटिव और निगेटिव साथ में रखेंगे तो ये क्या करेंगे? ये करेंगे अट्रैक्ट। तो हमें पता है ना, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं और सेम क्या करते हैं? रिपेल। तो कितना फोर्स लगाकर अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, उस फोर्स का जो फॉर्मूला है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, उसके मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो कूलॉम ने दिया है, इसलिए एसआई यूनिट कूलॉम। तो एक बार अपने ऑप्शंस पढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज? पहला आता है माइकल फैराडे। अब माइकल फैराडे जो हैं, इन्होंने दिया है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब ये मैग्नेटिज्म में एक टॉपिक है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इंडक्शन के लॉस दिए फैराडे ने, तो फैराडे तो ऑप्शन में नहीं होंगे हमारे। दूसरे आते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, बहुत बढ़िया। अभी हमने पढ़ा था ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को डिस्कवर किया और चार्ज को पोलैरिटी वाइज डिवाइड किया। तो हमारा यहाँ पर जो बेहतरीन सा सही ऑप्शन है वो कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आगे पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है, नाराज हो जाएंगे वरना कि हमें पढ़ा भी नहीं। तो थॉमस एडिसन ने क्या बनाया था? थॉमस एडिसन ने बनाया था बल्ब। पता होगा ना सबको, थॉमस एडिसन ने क्या बनाया था? बल्ब। फिर आते हैं कूलॉम। देखिए, तो कूलॉम ने चार्ज को डिस्कवर नहीं किया। चार्जेस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है, उसका फॉर्मूला, उसका मैग्नीट्यूड दिया है। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन कूलॉम भी नहीं है, हमारा सही ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन। आई ना बात समझ में?
सभी चीजें आपको देखिए ध्यान रखनी है। एमसीक्यूज का मतलब है कि आपके सभी टॉपिक बिल्कुल अच्छे से रिवाइज हो जाएं, सारे कॉन्सेप्ट आपके बढ़िया करके क्लियर हो जाएं। तो हम इसको हटा देते हैं जल्दी से और हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ये भी क्या कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी ही पढ़ा था भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट कौन है? इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम, जिसका सिंबल रहता है सी। आपने पढ़ा भी होगा 2 कूलम, 3 कूलम, 5 कूलम। तो ये चार्जेस की जो एसआई यूनिट है वो कूलम है। ऑप्शन पढ़ते हैं जल्दी से। ऑप्शन में एम्पियर नहीं है भाई। एम्पियर किसकी होती है? यहां पर लिखते रहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है। दूसरी वोल्ट भी नहीं है। वोल्ट किसकी होती है? वोल्ट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। वोल्ट किसकी होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की। ये भी नहीं है। फिर आता हमारे पास कूलम। कौन आता अपने पास? तो कूलम हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारे पास कूलम। दूसरा एक और नाम है यहां पर ओम। तो ओम भी नहीं है। ओम किसकी यूनिट होती है? ओम होती है यूनिट रेजिस्टेंस की। तो हमारे पास जितनी भी एसआई यूनिट्स हैं आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज में भी आपको एसआई यूनिट बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। दूसरी एक और चीज है, अगर यहां पर कूलाम ना होता ऑप्शन में तो आप क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए एम्पियर है, वोल्ट है, कूलाम है ही नहीं ऑप्शन में। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझेंगे, ये कूलाम किसके इक्विवेलेंट है? 1 कूलाम किसके इक्विवेलेंट है आपको ये भी पता होना चाहिए। इन केस अगर आपको कूलाम नहीं मिलेगा ऑप्शन, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल्स IT। ये चार्ज का एक बेहतरीन सा फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक करंट वाले रिलेशन से आता है। अब यहां से अगर आपको इस चार्ज की यूनिट निकालना है तो आपको करंट और टाइम की यूनिट लिखना पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो हमारे पास देखिए जो चार्ज की ऐसा यूनिट आ रही है वो कितनी आ रही है? एम्पियर सेकेंड। आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, चार्ज की ऐसा यूनिट एम्पियर सेकेंड है। तो हम यहां पर इस चीज को बहुत अच्छे से मेंशन भी करेंगे कि 1 कूलाम किसके इक्विवेलेंट है? 1 एम्पियर सेकेंड के। तो अगर आपको ऑप्शन में कूलाम नहीं मिलता है तो आपको क्या चीज देखनी होगी? एम्पियर सेकेंड। एक बहुत अच्छी सी बात और भी है, ये तो एसआई यूनिट कूलम हो गई, लेकिन क्लास 9 से हमारे पीछे कुछ ऐसे एलिमेंट्स पड़े हैं जो हर बार कुछ ना कुछ दर्द दे जाते हैं, जैसे सीजीएस यूनिट। हमने एक सिस्टम पढ़ा था क्लास 9 में, सीजीएस सिस्टम। तो वहां पर एसआई की जगह अगर आपसे कभी कोई सीजीएस यूनिट पूछ ले तो कूलाम की सीजीएस हो जाएगी स्टेट कूलाम। क्या हो जाएगी? आप याद रखेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, तो कूलाम की सीजीएस क्या हो जाएगी? स्टेट कूलाम। दूसरी एक और बात है, एम्पियर सेकेंड की सीजीएस आप मुझे कमेंट में बताएंगे। एम्पियर सेकेंड की सीजीएस, क्या बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन यूनिट का हो गया। अच्छा एक चीज और भी है, यहां पर तुमसे लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट पूछ सकते हैं। कौन सी यूनिट? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो लार्जेस्ट यूनिट होती है फैराडे। बिल्कुल याद रखेंगे आप, लार्जेस्ट यूनिट कौन है भाई? फैराडे। बिल्कुल बहुत अच्छे से इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ 1 फैराडे इक्वल्स 96500 कूलम। ये आप रिलेशन भी याद रखेंगे। वैसे हमारे पास सिर्फ एसआई यूनिट है और एसआई यूनिट अपनी पास कितनी है? कूलम। तो अपना बिल्कुल ऑप्शन सी ठीक है, लेकिन आपको सभी चीजें ध्यान रखनी है। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आपको उससे रिलेट करते हुए सभी चीजें पता होनी चाहिए। खैर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन 3 ये कह रहा, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज। अब किसी बॉडी पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है? तो वो ऑलवेज पॉजिटिव है, ऐसा जरूरी नहीं है। ऑलवेज निगेटिव, ऐसा भी जरूरी नहीं है। आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, हो सकता है बिल्कुल। तो इसको टिक करते हैं भी। नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव नहीं भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन बोले कि चार्ज 2 टाइप का होगा, पॉजिटिव और निगेटिव। तो नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव, ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव, फिर कैसा है भाई? तीसरी कौन सी ये कैटेगरी है? तो ये भी नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है कि चार्ज या तो पॉजिटिव होगा और या निगेटिव होगा। अच्छा एक चीज और भी है, जब हम 2 बॉडीज को आपस में रब करेंगे, क्योंकि ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, देखिए हमारे पास 2 बॉडीज हैं ए और बी। जब आप ए और बी को रब करते हैं तो वहां पर रबिंग से जनरेट होगी हीट। क्या जनरेट होगी भाई?
रबिंग से जनरेट होगी हीट या थर्मल एनर्जी। वो थर्मल एनर्जी जब मिलेगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। ये पूरी कहानी है चार्ज को प्रोड्यूस करने की। हमारे पास दो बॉडीज हैं जो कि न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल होने का मतलब यहाँ कोने में आ जाइए, न्यूट्रल होने का मतलब है हमारे पास कि जितने उनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उनमें बिल्कुल बराबर हैं। जब आप रबिंग कर रहे हैं उनको, उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके पास एनर्जी जा रही है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वहां से डिस्प्लेस हो जाएंगे और हमारे पास एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। एक चीज और भी है, इलेक्ट्रॉन का नेचर निगेटिव होता है। तो अगर ए से बी तक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो अब जो है बी कैसी हो जाएगी, अब बी हो जाएगी निगेटिव और ए कैसी हो जाएगी, जिस पर से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, जिस पर से इलेक्ट्रॉन कम हो गए वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। आप ये चीज याद रखेंगे कि जब आप बॉडीज की रबिंग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होंगे और ऐसा होने पर एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी और एक बॉडी नेगेटिव चार्ज। वही हमारा ऑप्शन है कि आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो सकती है या नेगेटिव चार्ज हो सकती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपसे कह के आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 आपसे, देखिए बहुत बढ़िया। आइए शुरू करते हैं। एक नया टर्म हमारे पास आया है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज, कि दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो पहले तो आइए जरा उधर चलते हैं साइड में और पहले बात करते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, फिर हम देखेंगे हमारे ऑप्शंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, आपको एक बिल्कुल अच्छा, हर टर्म के लिए, हर डेफिनेशन के लिए आपके पास एक रिलेशन होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल रहता है V और हम V को लिखते हैं, V इक्वल्स टू क्या होता है जी, जल्दी बताइए, V इक्वल्स W/Q। हम वैसे बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या बोला जाता है, पोटेंशियल। अब यहां से हमारे पास पोटेंशियल के वैसे तो दो टाइप्स निकल के आते हैं, मतलब पोटेंशियल के हमारे पास दो डेफिनेशन है। एक हमारे पास कौन सी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एक कौन सी है, पोटेंशियल डिफरेंस। आपको ये दोनों बातें बहुत अच्छे से याद रखनी है। पोटेंशियल का मतलब क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि चार्ज जो भी वर्क डन करेगा उसको हम पोटेंशियल कह रहे हैं। जैसे हम वर्क डन कर रहे हैं इस टाइम पर, ये देखिए, ये पूरा अगर प्लेटफॉर्म पर चलना है तो हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। ऐसे ही कंडक्टर में जब चार्ज फ्लो करेगा तो उस चार्ज को भी वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन दो तरीके से किया जाएगा, या तो आप चार्ज को लेकर आएंगे इनफाइनाइट से, कहां से लेकर आएंगे भाई, इनफाइनाइट से लेकर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तक। देखिए, आप चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेकर आएंगे, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, तब भी आपको करना पड़ेगा वर्क डन। वर्क डन तो करना ही ना, अगर चार्ज को मूव करवाना है तो बिना वर्क डन करवाए नहीं करवा सकते। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ही, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी, दो पॉइंट्स के बीच चार्ज को अगर हम मूव करवा रहे हैं तो हम चार्ज को दो तरीके से मूव करवा सकते हैं। एक तो इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला सकते हैं, और दूसरा हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही वन पॉइंट टू अनदर चार्ज को ले जा सकते हैं। तो हमारे पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की बात करी जाएगी, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, दो पॉइंट्स के बीच, क्योंकि डिफरेंस हमेशा दो लोगों में होता है, कभी एक का डिफरेंस नहीं होता। आपको घर पे सुनने को मिलती होंगी कि दीदी ने ऐसा काम करा है, भैया ने ऐसा काम करा है, क्योंकि आपके घर में 2-3 लोग हैं ना डिफरेंस के लिए, तो डिफरेंस के लिए लोग कम से कम 2 होने चाहिए। अगर आप अकेले हैं तो कोई डिफरेंस नहीं होता आपके साथ। तो यहां पर इनफाइनाइट से अगर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेकर आ रहे हैं तो हमारे पास जो वर्क डन होगा या जो पोटेंशियल होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही अगर आप चार्ज को लेकर जा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तब जो आप वर्क डन करेंगे वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। हालांकि है तो वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक चीज और बहुत जरूरी है, ऑप्शन ढूंढते हैं, जल्दी से आइए। तो पहला, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बिटवीन 2 पॉइंट्स मतलब हमारी इस वाले की बात हो रही है, बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसकी बात ही नहीं हो रही है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये भी ध्यान रखना है आपको। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हाँ भाई क्या कहते हो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चार्ज पर यूनिट वर्क डन नहीं होता, करंट पर यूनिट चार्ज नहीं होता, चार्ज पर यूनिट टाइप कुछ भी, ये 3 ऑप्शन भाई बिल्कुल गंदे तरीके से गलत है, क्योंकि हमें पता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज यही क्या होता है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रही है ना? हटाते इसको जल्दी से, तो इसको हटा दिया। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बढ़िया। आइए
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं हमसे ये एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आपको हर टर्म की एसआई यूनिट पता होना बहुत जरूरी है। अभी अभी हमने फार्मूला देखा, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला था V इक्वल्स W अपॉन Q। तो हमारे पास यहाँ से इसकी एसआई यूनिट निकल के आती है, हर फार्मूले से हम उसकी एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। अब वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है अपने पास, जूल, और चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। तो हमारे पास जो एसआई यूनिट आ रही है वो क्या आ रही है भाई, वो पोटेंशियल डिफरेंस की आ रही है जूल पर कूलम। आइए जल्दी से देखते हैं। अच्छा, अपने पास रिफाइन यूनिट है सारी, तो ये जूल पर कूलम नहीं चलेगी। इस जूल पर कूलम को हम एक नाम से जानते हैं भाई, वो नाम है वोल्ट। क्या नाम है वो, वोल्ट, जिसका सिंबल होता है V। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट्स है हमारे पास, जूल पर कूलम या वोल्ट। अब अपना ऑप्शन ढूंढते हैं, क्या जूल है, नहीं है। क्या वोल्ट है, बिल्कुल भैया, हाँ वोल्ट ही है, वोल्ट ही तो है। और क्या ओम है, ओम नहीं होती बिल्कुल भी। वॉट नहीं होती, पावर की होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये इतनी चीजें होंगी, आपको बहुत अच्छे से सभी चीजें ध्यान रखनी है। जल्दी से हम इसको इरेज कर देते हैं, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, तो अगला क्वेश्चन एक छोटा सा सुंदर सा न्यूमेरिकल है। आइए ये रहा, देखिए बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल भाई। हाँ, व्हेन 20 जूल ऑफ वर्क इज डन। आइए भाई वैल्यूज लिखते हैं। न्यूमेरिकल का सीधा सीधा फंडा है, सबसे पहले गिवन डेटा, फिर रिक्वायर्ड फार्मूला। तो व्हेन 20 जूल, यूनिट देखो जूल, तो हमारे पास वर्क डन कितना दिया है, 20 जूल, ठीक है। इज डन टू मूव 4 कूलम ऑफ चार्ज। तो चार्ज कितना दिया तुमको, चार्ज दिया 4 कूलम। देन पोटेंशियल डिफरेंसेस, ओ भाई पोटेंशियल डिफरेंस, तो तुम्हारे पास रिक्वायर्ड फार्मूला V इक्वल्स W अपॉन Q। बहुत ही आसान है यार, W की वैल्यू रख दो वर्क डन की 20 और Q की रख दो 4, कुछ कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल बहुत आसान सा है। इसका आप हमें बताएंगे भाई कमेंट में आंसर, कि आंसर कितने वोल्ट आएगा, V इक्वल्स कितने वोल्ट। बहुत आसान है, बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं करना इसमें। हटाते भाई इसको जल्दी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे, आइए देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो हमने आपको बताया डेफिनेशन के लिए रिलेशन। अगर आपके पास रिलेशन है तो आप डेफिनेशन तो बिल्कुल याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले जल्दी से आते हैं और अपनी डेफिनेशन का जो रिलेशन है वो लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू Q बाई T। ये फॉर्मूला, रिलेशन पता तो डेफिनेशन आती है, ठीक है। अब ये अपॉन में T है ना, इसको बोलते हैं पर यूनिट टाइम, लेकिन पर यूनिट टाइम का एक स्पेशल नेम है, उसको बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं उसको, रेट। दूसरी एक जरूरी बात, ये Q कौन है, चार्ज फ्लो करेगा कितने टाइम में, वही हमारी करंट होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बना के दिखाएं आपको डायग्राम छोटा सा ना, ये हमारे पास एक वायर है, ये वायर का क्रॉस सेक्शन, वायर थोड़ा सा बड़ा बनाया हमने ताकि आपको बहुत अच्छे से दिख जाए। अब ये चार्जेस हैं, ये चार्जेस जो हैं ये वायर में मूव करना चाहते हैं। तो वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में इन्हें मान लीजिए कुछ टाइम T लगेगा। तो बस इन चार्जेस को A से B तक जाने में जो टाइम T लगेगा ना, वो उस टाइम की रेट, मतलब चार्जेस के मोशन की रेट जो है वही कहलाती है हमारे पास करंट। तो हम बोलेंगे रेट ऑफ, अब चार्जेस रेस्ट में नहीं है, चार्जेस मूव करके जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ, मूव कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, या फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का सीधा सीधा मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आइए जल्दी से देखिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया। ओ भाई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया, ये तो नहीं है ना, पर यूनिट एरिया है ही नहीं, पर यूनिट टाइम है जिसको हम रेट बोल रहे हैं। या तो पर यूनिट टाइम लिखो वरना रेट लिखो, खैर तो ये ऑप्शन अपने पास नहीं है बिल्कुल भी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, तो Q बाई T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, याद रखिएगा पर यूनिट टाइम को बोलते हैं रेट। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन बी है। आगे भी देख लेते हैं, कुछ गंदे से गलत से ऑप्शन लिखे हुए हैं। वोल्टेज पर यूनिट चार्ज नहीं होगा, ये भी फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये भी नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, चार्जेस कितनी जल्दी फ्लो हो रहे हैं, उनके फ्लो होने का टाइम क्या है, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब एक छोटी सी बात है हमारे पास, जल्दी से इसको इरेज करते हैं, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा, फिर से वही एसआई यूनिट ऑफ करंट। आपको एसआई यूनिट्स बहुत जरूरी है, आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपके पास फॉर्मूला है ना I इक्वल्स टू Q बाई T,
तो आप दुनिया में किसी भी क्वांटिटी की एसआई यूनिट निकाल सकते हो। तो ये चार्ज है ना, क्यों, इसकी एसआई यूनिट अभी पढ़ी हमने सबसे पहले, कूलम होती है। टाइम की यूनिट आपको बचपन से पता, सेकंड होती है। तो हमारे पास करंट की एसआई यूनिट आ रही है कूलम पर सेकंड। लेकिन इस कूलम पर सेकंड को हम एक नाम जानते हैं भाई, क्या नाम जानते हैं, हम इसको जानते हैं एम्पियर। क्या जानते हैं इसको, एम्पियर। तो हमारे पास एसआई यूनिट होगी कूलम पर सेकंड या एम्पियर। ऑप्शन देखते हैं जल्दी से, आइए। एम्पियर, बहुत बढ़िया, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही मिल गया। हमारे पास करंट की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर। कूलम तो चार्ज की है, ओम रेजिस्टेंस की है, और वॉट होती है पावर की। तो ये तीनों ऑप्शन गंदे वाले गलत हैं। क्या बात समझ में आ रही है आपको? हमारे पास सही ऑप्शन है हमारा, सही ऑप्शन है हमारा एम्पियर। आ रही ना बात समझ में? अच्छा, एक और चीज भी है हमारे पास बहुत जरूरी। एक डिवाइस जो चार्ज को सॉरी चार्ज नहीं, हमारे पास किसकी बात आ रही, करंट की बात आ रही है। एक डिवाइस जो करंट को मीजर करता है उसे बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं एमीटर। आपने ऐसा देखा होगा, सिंबल ऐसा अंदर ए लगा होता है घड़ी के अंदर। आपने अपने घर में मोटर्स वगैरह देखे होंगे, उनका जो एक्सटेंशन बोर्ड लगा होता है वहां पर 2 मीटर्स लगे होते हैं, एक में ए लिखा होता है और एक में वी लिखा होता है। तो ए वाला जो मीजर करता है वो आपका करंट मीजर करता है, और जो वी वाला होता है ना, वी वाला, उसे बोलते हैं वोल्ट मीटर। वो क्या मीजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। आपको ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि कौन सा डिवाइस क्या मीजर करेगा। एक होमवर्क का क्वेश्चन है छोटा सारा, कि हमारे पास करंट को डिटेक्ट करने का एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है। उस डिवाइस का नाम आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्या बात समझ में आ रही है? ये सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत बढ़िया, क्या कहना है, आइए देखते हैं जल्दी से। बहुत बढ़िया। तो इफ 300 कूलम चार्जेस, क्वेश्चन नहीं लगाने वाले हम, तो चार्जेस कितना दे रखा है, 300 कूलम। बहुत बढ़िया। फ्लोस थ्रू अ वायर इन 2 मिनट्स, तो टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 मिनट्स। आप इससे कह रहे हैं करंट विल बी, ओ भाई करंट निकालनी है, तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे एकदम। आप लिखेंगे करंट आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, और आप करेंगे क्यू की जगह पर 300, क्यू की जगह पर 300, और टाइम आपने अगर ये 2 मिनट रख दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा भाई, क्योंकि हमें सारी यूनिट्स एसआई चाहिए, मिनट एसआई यूनिट नहीं होती। तो हम इसको करेंगे 2 इंटू मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। तो हमारे पास देखिए लाइट चली गई है, थोड़ा सा आप प्लीज वेट कीजिए, तब तक हम वीडियो पॉज करते हैं और इसको दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वापस आ गया है। और ऐसा होता है कि जब लाइट जाती है, तो जब इन्वर्टर पे लोड आता है, तो एक बार हमारे पास जो टीवी वगैरह है कुछ, या बोर्ड वगैरह अपना, वो एक बार स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो आपको इसका एक क्वेश्चन पड़ गया आपके लिए, आपको इसका रीजन कमेंट करना है, आपको इसका रीजन कमेंट करना है कि ऐसा क्यों होता है, ये ऑन ऑफ क्यों हो जाता है, इसका फ्लक्चुएशन का क्या रीजन है, ये रीजन आप कमेंट करेंगे। क्या एक और दर्द बढ़ गया, वैसे इतने दर्द कम थे क्या। खैर वापस आते हैं भाई क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। तो चार्जेस हमारे पास 300 कूलम, तो हम Q इक्वल्स टू लिख देंगे 300 कूलम। टाइम कितना दे रखा भाई, टाइम दे रखा 2 मिनट्स, और आपको करंट आई कैलकुलेट करनी है, तो आप लिखेंगे आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। बहुत ध्यान से भाई इस चीज का ध्यान रखना है, एसआई यूनिट्स अगर आप जरा सा भी चूक गए किसी भी क्लास में, यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है। तो ये 2 मिनट को आप लिखेंगे 2 इंटू 60 सेकेंड, ध्यान रखना, तो ये आ जाएगा 120 सेकेंड। अगर ये नहीं कर पाए तो पूरा क्वेश्चन किया कि आप बहुत जल्दी 300/2 और आंसर निकाल दिया आपने 150, तो नहीं भाई ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज का। तो हमारे पास चार्जेस 300 कूलम है और टाइम सेकेंड वाला 120। सॉल्व करना बाबू इसको, और इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। तो हम जल्दी से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन। अच्छा, आंसर तुम ऑप्शन में बताओगे, ये हमारे पास ऑप्शन लिखे होंगे, ये देखो भैया, तुम्हारा जो आंसर आए तुम बताना कि कौन सा वाला अपना ऑप्शन ठीक या कोई ऑप्शन ठीक नहीं है, ठीक है। क्या, ओहो, अगला क्वेश्चन हमारे पास ओम्स लॉ से, आपके चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टर्म में से एक, ओम्स लॉ बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। आपसे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में ओम्स लॉ से पूछे जा सकते हैं। तो हमारे पास ओम्स लॉ का वो स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं पहले, तो इस स्टेटमेंट से पहले थोड़ी सी बात करते हैं ओम्स लॉ की। आइए, स्टेटमेंट तो आप बताओगे कौन सा वाला सही है, ठीक है। तो हमने क्या करना है,
हमने दो सर्किट ले लिए। सर्किट में अच्छा बहुत सारी चीज़ें लगती हैं कि वायर होंगे, स्विच होंगे, बहुत सारी कीज होंगी। तो हम सिर्फ बहुत सिंप्लीफिकेशन वाला सर्किट ले रहे हैं कि हमारे सर्किट में भाई एक बैटरी लगी है और यहां पर एक बल्ब लगा है। बैटरी के साथ अपने लोगों ने एक बल्ब लगा दिया। अच्छा, बल्ब तो एक रजिस्टर है वैसे भी, ठीक है। तो हमारे पास इस बैटरी का वोल्टेज V है और इस बैटरी से पास होने वाली करंट है I। सर्किट में जो करंट पास होगी, जो बैटरी के टर्मिनल से निकल कर जाएगी, वो है I। अब आपको करना क्या है, ये ओम्स लॉ हमें बताता क्या भाई, ये बताता है करंट वोल्टेज रिलेशनशिप। क्या बताता है ये? करंट वोल्टेज रिलेशनशिप। तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो ओम्स लॉ है वो बता क्या रहा, करंट और वोल्टेज का रिलेशन बता रहा है। अच्छा, एक चीज और भी है, जैसे एक घड़ी है, इस घड़ी में एक छोटा वाला सेल पड़ता है। वो छोटा वाला सेल्स कम चार्ज को मूव करवा पाएगा, तो वहां जो करंट प्रोड्यूस होगी वो कम होगी। उस सेल्स के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी जो चार्ज को मूव करवा रही है, और वही एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस घड़ी के सेल का पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा कम होगा। बहुत बढ़िया सी बात है। अपनी वॉच ले लेते हैं, रिस्ट वॉच, इसका पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा कम होगा सेल का, वॉच का नहीं, सेल का। एनर्जी सोर्स के पास होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि एक टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे और एक टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे, तभी तो आएगा ना डिफरेंस। तो हमारी वॉच में जो सेल है, रिस्ट वॉच में, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम है, तो बहुत बहुत छोटी सी करंट, कितनी छोटी सी करंट, ये आई बहुत छोटी सी करंट देगा आपको। हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम लेते हैं रेडियो सेल। क्या लेते हैं भाई? रेडियो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। अब रेडियो सेल्स तो देखा होगा मैं, ये होता भाई रेडियो सेल्स, ये रेडियो सेल्स है, ये देखा। इस रेडियो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा रिस्ट वॉच वाले से, तो इसकी करंट भी थोड़ी सी ज्यादा होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? फिर हमारे पास आता है एक बैटरा या बैटरी, ठीक है, आपने देखा होगा कार वगैरह में लगे रहते हैं। तो अगर एक सेल या बैटरी की बात करें जो सर्किट में लगी है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास ज्यादा है, तो करंट भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो हम एक बात तो समझ रहे हैं कि जैसे जैसे आप सोर्स का पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे करंट जो फ्लो हो रही है सर्किट में वो बढ़ रही है। तो हमारे पास अगर पोटेंशियल डबल कर देंगे, करंट डबल हो जाएगी। अगर पोटेंशियल फुल टाइम कर देंगे भाई, अगर पोटेंशियल V फुल टाइम कर देंगे तो करंट भी कितनी हो जाएगी? करंट भी हो जाएगी फुल टाइम। इसका मतलब यह है कि करंट जो है पोटेंशियल पर डिपेंड है, पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट बढ़ रही, पोटेंशियल कम होने पर करंट कम हो रही है। तो ऐसी डिपेंडेंसी को हम बोलते हैं ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? तो हम यहां पर कह रहे हैं कि हमारे पास जो करंट है वो डिपेंड है पोटेंशियल पे, साथ ही साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दो बातें अलग अलग हैं। पोटेंशियल करंट पे डिपेंड नहीं है। डिपेंड कौन है? करंट। किस पर डिपेंड है? पोटेंशियल पे। और पोटेंशियल आप इंक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगी, और आप पोटेंशियल डिक्रीज करोगे तो करंट डिक्रीज हो जाएगी। आपको ये चीज याद रखनी है। अच्छा, इस चीज का एक और मतलब भी है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास इनका रेशो कांस्टेंट रहने वाला है। खैर, हम तो कह रहे हैं ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। आइए, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा होता है क्या? इनवर्सली में होता है उल्टा सीधा, एक को बढ़ाते दूसरा कम हो जाता। तो यहाँ तो इनवर्सली नहीं है भाई, डायरेक्टली है। हम पहले ही लिख चुके हैं सब। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये रहा हमारा बिल्कुल सही वाला आंसर कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। तीसरा क्या है? रेजिस्टेंस वेरीज एज करंट। ये स्टेटमेंट नहीं है। रेजिस्टेंस वेरीज एज वोल्टेज, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। हमारे पास ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये रहा। दूसरी एक जरूरी चीज, जब आपसे ओम्स लॉ पूछा जा रहा है तो आपको कुछ छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये सब इरेज कर देते हैं पहले तो। जैसे कि ओम्स लॉ का जो आपको ग्राफ मिलेगा ना भाई, वो ग्राफ ओम्स लॉ का ग्राफ VI ग्राफ होगा, और वो आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। अब हमारे पास बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं ओम्स लॉ को डिफाइन करने के, ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंटल सेटअप को एक्सप्लेन करने के, साथ ही साथ वो कभी कभी तुमसे पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं ओमिक और नॉन ओमिक सर्किट्स क्या होते हैं। ओमिक और नॉन ओमिक सर्किट्स क्या होते हैं? अब ओमिक सर्किट वो हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे, और नॉन ओमिक वो हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। तुम्हें कैसे पता चलेगा? वो 3-4 ग्राफ अगर तुम्हें बनाकर दे दें तो याद रखना, ओमिक मतलब जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे, और नॉन ओमिक मतलब जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। चलो हम 4 ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारे पास करंट और वोल्टेज ग्राफ है, 1 2 3 और 4। आइए जरा, पहला ग्राफ, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये अपने पास 4 ग्राफ बने हुए हैं। और इनको कोई नंबर दे देते हैं, फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब आपको बताना है कौन सा सर्किट ओम्स लॉ को ओबे करेगा। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर सा था कि करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो अपना ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होने वाला है, ये जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है देखो। और ये किसका है? ये है ओमिक सर्किट का। किसका है ये? स्ट्रेट लाइन ग्राफ ओमिक सर्किट, बिल्कुल ठीक है। ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, देखो ये कर्व मिल रहा, कर्व नहीं मिलता भाई, लीनियर रिलेशनशिप है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। तो ये ग्राफ है नॉन ओमिक सर्किट का। किसका है ये है नॉन ओमिक का। एक चीज और है, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन तो ये भी है, लेकिन इतनी वैल्यू पर कुछ भी नहीं मिल रहा तुम्हें। स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ओम्स लॉ की पहचान स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन। तो ये भी आपका नॉन ओमिक का है। किसका है ये? नॉन ओमिक का। और ये वाला भी देखिए नॉन ओमिक का। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है भाई। जल्दी से इसको हटाते हैं हम। फिर हमारे पास एक अगला और छोटा सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या, देखो भाई क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा, द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो अभी हमने क्या देखा भाई? अभी हमने देखा कि I प्रोपोर्शनल टू V था, ये मेन रिलेशन है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं रिवर्सल फॉर्म में V इक्वल्स I। हालांकि मेन जो स्टेटमेंट है वो I प्रोपोर्शनल टू V है, हमने इसको लिख दिया V प्रोपोर्शनल टू I। अब हम बचपन से पढ़ रखा है, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाकर इक्वल लगाएंगे, साथ में कांस्टेंट लगाएंगे, तो हम कांस्टेंट लगा देंगे RI। ये हमारे पास फॉर्मूला, इसको हम लिख देते हैं V इक्वल्स IR। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया ओम्स लॉ के रिलेशन से। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है देखिए, V इक्वल्स I स्क्वायर R नहीं है, V इक्वल्स RI नहीं है, V इक्वल्स I अपॉन R नहीं है। हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो V इक्वल्स IR है। अच्छा एक और चीज़ भी है, यहाँ पर आप R निकालेंगे, ये R आपके पास रेजिस्टेंस होने वाला है। कौन होने वाला है? रेजिस्टेंस। R निकालोगे तो R हो जाता है V अपॉन I, R हो जाता है यहाँ से V अपॉन I। R रेजिस्टेंस है जो कि एक प्रॉपर्टी है, चार्जेस का अपोज कर रही है। ये चार्जेस हैं, ये चार्जेस यहाँ से फ्लो करना चाह रहे हैं देखो। और यहाँ पर मटेरियल के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इन चार्जेस को फ्लो करने को ब्लॉक कर रही है। ये कुछ खतरनाक टाइप के लोग बैठे हैं ऊपर, जो चार्जेस को जो है मूव नहीं करने दे रहे हैं। तो ये जो खतरनाक टाइप के लोग हैं, यही कौन है? ये है रेजिस्टेंस, जो चार्जेस के फ्लो का अपोज कर रहे हैं। उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, चार्जेस को फ्लो नहीं करने देती बढ़िया करके। तो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस है बहुत बढ़िया से, और हम लोग अब रेजिस्टेंस के ही कुछ और क्वेश्चंस लेकर अगली वीडियो में आपके पास आते हैं। साथ ही साथ पूरे चैप्टर को अच्छे से आपको रिवाइज करना है। ये चैप्टर हमारी फिजिक्स की कौन है? हमारी फिजिक्स की जान है। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास ये। तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। और कमेंट कैसे करने हैं? सुंदर। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।